सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का विशेष बुलेटिन सुबह सवेरे देख रहे हैं। इसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहले जानिए कि आज की खबरों में क्या क्या है। पहली खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि अब तक बिहार में कितना गठबंधन बना है और कौन कौन बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाला है, क्योंकि इसे लेकर बिहार के लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि नेताओं ने अब तक क्या क्या गुल खिलाया है और इसीलिए उन्हें इस बात का भी कंफ्यूजन है कि किसे वोट दिया जाए। दूसरी खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए एक चुनावी सॉन्ग जारी किया है और इस चुनावी सॉन्ग का नाम क्या है, इसमें क्या बताया गया है, ये सब बताएंगे। तीसरे खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि इस बार दुर्गा पूजा को लेकर बिहार का माहौल कैसा रहने वाला है, यानी इस बार के दुर्गा पूजा में आप दोस्तों के साथ मस्ती कर पाएंगे या नहीं। चौथे खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि नीतीश कुमार ने कल अपने वर्चुअल रैली में क्या क्या कहा है और पांचवें खबर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से बक्सर गैंगरेप के बारे में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और इस पर मायावती ने क्या कुछ कहा है। अब चलिए एक एक करके आपको हर खबर का अपडेट देते हैं। पहली खबर के माध्यम से हम आपका एक बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और वो कंफ्यूजन ये है कि आपके पसंदीदा नेताओं ने चुनावों और वादों के आड़ में कितना गठबंधन अब तक बनाया है और इस बार बिहार के चुनाव में कौन कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाला है। इस कंफ्यूजन को दूर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार के लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें वोट करना किसे है, इसलिए आप कंफ्यूजन दूर करिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार में अब तक कुल 5 गठबंधन बन चुका है और इन 5 गठबंधनों से अलग एक पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी है। अब 5 गठबंधन में किसका किसका गठबंधन बना है ये समझिए। एक गठबंधन है एनडीए, जिसमें बीजेपी है, जदयू है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। दूसरा गठबंधन है आरजेडी का, कांग्रेस का और वाम दलों का। हालांकि लोग इसे महागठबंधन भी कहते थे, लेकिन शायद अब मुझे नहीं लगता है कि इसे महागठबंधन कहना चाहिए। तीसरे गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी। इसके अलावा इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता दल लोकतांत्रिक सहित 6 और पार्टी शामिल है और इस गठबंधन को नाम दिया गया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। इसे तीसरा मोर्चा भी कहा गया है। चौथा है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए, जिसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समता पार्टी और एमके फैजी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सब शामिल है। और पांचवा गठबंधन है यशवंत सिन्हा का और अरुण कुमार के भारतीय सब लोग पार्टी का। तो ये 5 गठबंधन है जो इस बार बिहार के चुनाव में लड़ने वाला है। अब आइए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन होने वाला है। अभी तक के हिसाब से 4 मुख्यमंत्री चेहरा बिहार चुनाव के लिए घोषित है। पहला है एनडीए से नीतीश कुमार का, दूसरा है महागठबंधन से तेजस्वी यादव का, तीसरा है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट से उपेंद्र कुशवाहा का और चौथा है प्लूरल्स की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी का। यानी 5 गठबंधन और 4 मुख्यमंत्री चेहरा में से आपको किसी एक को चुनना है और इस बार चुनने का यह काम काफी दिमाग खपाने वाला होने वाला है क्योंकि बिहार के लोगों के पास विकल्पों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए इस बात का निर्णय लेना किसे वोट दिया जाए ये काफी कठिन होने वाला है। अब आइए दूसरे खबर पर। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने राज्यसभा सांसद मनोज झा की अध्यक्षता में एक नया चुनावी गाना जारी किया है। इसका टाइटल है तेजस्वी भवा और इस चुनावी गाने के माध्यम से नीतीश कुमार के विरोध में माहौल सेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस गाने के माध्यम से आरजेडी ने ये बताने की कोशिश की है कि नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल में बिहार ने तमाशे की सिवाय कुछ हासिल नहीं किया है। इस चुनावी गाना को जारी करते वक्त मनोज झा नीतीश कुमार पर और बिहार की दुर्दशा पर काफी हमलावर होते दिखाई दिए। गाने को लॉन्च करते वक्त मनोज झा ने कहा है कि ये गाना सिर्फ आरजेडी का नहीं है बल्कि ये पूरे बिहार का है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभियान से
बिहार को ओजस्वी और तेजस्वी बनाया जाएगा, जिससे बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। इसके साथ ही मजदूरों के साथ अब तक जो हुआ है वो आगे नहीं होगा, और युवाओं के साथ भी जो हुआ है वो अब आगे नहीं होगा। इस गाने में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, बेरोजगारी के मामले में बिहार की बदतर स्थिति पर, बिहार में हुए घोटाले पर, किसानों को लेकर, सांप्रदायिक दंगों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, इसके बाद भुखमरी समेत और भी कई मुद्दों पर नीतीश कुमार पर सवाल उठाया गया है। और ये कहा गया है कि पिछले 15 सालों में बिहार बेहाल हो गया है, और बिहार की नीति कैसे बदलेगी, तो सरकार बदलने से, और सरकार बदलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से। इस पूरे गाने का यही आसार था। हालांकि इसे कितना माहौल बदलता है ये तो समय ही बताएगा। अब आइए आज के तीसरे खबर पर, दुर्गा पूजा, जिसका इंतजार पूरे भारत को बहुत बेसब्री से रहता है, क्योंकि माँ दुर्गा की 9 दिनों तक लगातार पूजा होती है। बहुत सारी महिलाएं और पुरुष 9 दिन तक लगातार व्रत भी करते हैं। कुछ लोग फलाहार पर भी रहते हैं, तो कुछ लोग शाम को अन्न ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा दुर्गा पूजा का मुख्य आकर्षण होता है देश भर में बन रहे पंडाल, वहाँ हो रही पूजा और पंडाल के अगल बगल खाने वाले सामान। मन लगने के अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि व्यवसायियों के लिए ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खाने पीने से लेकर पंडाल और मूर्ति हर चीजों पर लोग पैसे खर्च करते हैं, और वे लोग जो इन सब चीजों की व्यवस्था करते हैं वो इससे पैसा कमाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के मद्देनजर बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के हिसाब से इस बार पूरे प्रदेश में, यानी कि पूरे बिहार में मेला नहीं लगेगा, पंडाल भी नहीं लगेगा, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया गया है, और कोई भी पंडाल किसी विशेष थीम पर नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि सरकार ने सामूहिक प्रसाद बांटने पर भी रोक लगा दिया है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पंडाल वालों के साथ है, क्योंकि पंडाल का निर्माण लगभग 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, और अगर हम तैयारी की बात करें तो 6 महीने पहले से ही व्यापारी तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है जहां बड़े बड़े पंडालों की आवश्यकता होती है, और जरूरी सामानों को बाहर से मंगवाया जाता है, कारीगर भी आते हैं, और इन सबको रोजगार भी मिलता है। इस साल के व्यवसाय में मंदी को देखते हुए पंडाल वालों को दुर्गा पूजा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कई व्यवसायी तो मार्च में ही खरीदारी कर चुके थे, और अब जब नई गाइडलाइन आई है तो उसके हिसाब से उनको जोर का झटका जोर से ही लगा है। इसके अलावा जब मेला लगता था तो वहाँ खाने पीने की चीजें हुआ करती थी। इसके अलावा छोटे छोटे खिलौने बेचने के लिए भी लोग आते थे, खिलौना बेचते थे, बड़े बड़े झूले लगाते थे, जिसमें झूले वालों को भी फायदा होता था। बड़ी तादाद में लोग मेला देखने के लिए जाते थे और इसका लुत्फ उठाते थे। लेकिन सरकार की गाइडलाइन ने और कोरोना की मार ने उन सारे लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब आइए आज के चौथे खबर पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव की तैयारी अपने जोरों पर है, और इस बार कोरोना के चलते नेताओं को भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं है, इसलिए इस बार का चुनावी सभा वर्चुअली होने वाला है। और इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वर्चुअल रैली किया। शुरुआत में उन्होंने बिहार के मंत्री विनोद सिंह के निधन पर दुख जताया और कहा कि वो अच्छा काम करते थे, उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति के समान है। और फिर नीतीश कुमार ने अपने काम को गिनाना शुरू कर दिया। नीतीश जी ने बात तो बहुत कहा, लेकिन जो मुख्य बात है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग के बिहार में ना होने पर नीतीश जी ने ये कहा है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ बोलते रहते हैं। असलियत ये है कि बिहार चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए बिहार में बड़े बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं। नीतीश जी ने ये कहा है कि जहां समुद्र होता है वहां उद्योगों का स्कोप ज्यादा होता है, और लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार पर निशाना साधते हुए ये कहा है, उनके लिए उनका परिवार सिर्फ उनके बेटे और वो हैं, लेकिन हमारे लिए परिवार पूरा बिहार है और हमने काम करके दिखाया है। लोगों का सेवा करना ही हमारा परम धर्म है, जिसको हम निभा रहे हैं। और अगर हमें जनता इस बार फिर वोट देती है तो पहले की तरह ही हम फिर से काम करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश जी ने ये कहा है कि हमने लाखों रोजगार दिए हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के माध्यम से हो, सिपाही भर्ती के माध्यम से हो, या दरोगा भर्ती के माध्यम से। लेकिन विपक्ष ने रोजगार के नाम पर 10 लाख रोजगार देने के वादे पर नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी आप रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं, जब 15 साल आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया। और नीतीश जी ने आगे ये कहा कि असलियत तो ये है कि आपके सरकार में कैबिनेट की बैठक
होती ही नहीं थी, तो रोजगार आप कहाँ से देते। अस्पताल पर नीतीश जी ने यह कहा है कि पहले 1 महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग जाते थे, लेकिन अब लमसम 10,000 लोग जा रहे हैं। मिला जुलाकर अपने इस वर्चुअल रैली में नीतीश जी ने अपना सारा काम गिना दिया, जो नहीं किया वो भी गिना दिया। जैसे स्वास्थ्य पर उन्होंने ये तो कह दिया कि 10,000 लोग जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बिहार में 10,000 लोगों पर कितने डॉक्टर हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि अस्पताल में बेड कितने हैं। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 5 लाख भर्तियां अभी भी जो रिक्त है उसे भरा क्यों नहीं जा रहा है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हर रोजगार का केस कोर्ट में क्यों पहुंच रहा है। और जब शिक्षा की बात उन्होंने की तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके विद्यालय की स्थिति जर्जर क्यों है, शिक्षक ही नहीं है। जब बात शिक्षकों की हुई है तो नीतीश जी ने ये नहीं बताया कि बिहार के शिक्षक उनसे 15 साल से नाराज क्यों हैं और हर साल ये शिक्षक धरना पर क्यों बैठ रहे हैं। हालांकि मेरे ये सब बोलने से नीतीश जी इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, पर आप जनता हैं, आप इस बात को याद रखिएगा कि चुनाव के वक्त हर नेता वादा करता है, निभाता कितना है ये आप खुद देख लीजिएगा। वोट देना आपका अधिकार है और हमारा काम है असली खबर बताना, जो हम कर रहे हैं। अब अंतिम और 5वीं खबर, बक्सर में विवाहिता के साथ हुए गैंगरेप और गैंगरेप के बाद उसके बेटे की हत्या को लेकर चुनाव को देखते हुए बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है और इस पर पहला बयान आया है मायावती का। मायावती ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान भी गैंगरेप और हत्या आदि की हो रही लगातार जघन्य घटनाएं अति दुखद और चिंताजनक हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि वहां जंगल राज चल रहा है। चुनाव आयोग से इन मामलों में तुरंत संज्ञान लेने का अनुरोध है। अब मायावती ने किस बक्सर गैंगरेप की बात कही है ये समझिए। रविवार की सुबह बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने मायके में रह रही एक महिला शनिवार को अपने घर से बैंक जाने के लिए निकली अपने 5 वर्ष के बेटे के साथ। लेकिन जब वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की और फिर अगले दिन सुबह को घर से करीब 200 मीटर दूर पर एक नहर के पास महिला का शव बरामद किया गया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया था और गैंगरेप करने के बाद उसके बेटे को भी मार दिया गया और रेप करने के बाद आरोपियों ने उसे एक प्लास्टिक में बांधकर फेंक दिया है। मायावती का बयान भले ही राजनीतिक हो, लेकिन ऐसे मामले जिनसे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठता है उनके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। आज इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।